वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। आप सभी खूबसूरत बच्चों का हमारे चैनल जिसका नाम है एग्जामपुर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम सिंह करंट अफेयर्स के डेली सेशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं एक दिन के लिए घर जाने वाला हूं और जिसकी वजह से आज का जो सेशन होने वाला है वो रिकॉर्डेड सेशन होने वाला है, यानी कि जो क्लास हो रही है वो प्रीमियर रूप में चलने वाली है, यानी कि सेशन को मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है। इस सेशन में हमने नई बातें नहीं जानेंगे। इस सेशन में हम वो चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, यानी कि उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यानी कि आज की जो क्लास होने वाली है ये एक रिवीजन क्लास होने वाली है। देखिए, मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। अब जैसे मेरी क्लास की छुट्टी हो जाएगी तो आपका जो रिदम है वो टूट जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आपका रिदम ना टूटे और जिसकी वजह से मैं आपके लिए एक रिविजन सेशन को लेके आया हूं जिसमें हम जो चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि रिवीजन क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखेंगे। भारतीय वायुसेना द्वारा अपनी सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस राज्य में आयोजित करेगी? इंडियन एयरफोर्स विल होस्ट इट्स बिगेस्ट मल्टी नेशन एक्सरसाइज इन विच स्टेट? बोल रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपना सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय अभ्यास को शुरू किया जाएगा। सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय अभ्यास यानी कि जहां पे दो से ज्यादा देश पार्टिसिपेट करेंगे। इस एक्सरसाइज का नाम क्या हो जाएगा? मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, तरंग शक्ति इस एक्सरसाइज का नाम होने वाला है। इसका आयोजन कब होने वाला है? याद रखिएगा, इसका आयोजन अक्टूबर नवंबर के बीच में होने वाला है भैया। अक्टूबर नवंबर के बीच में इसका आयोजन होने वाला है। इसमें कितनी देश पार्टिसिपेट करेगी? तो याद रखना, इसमें 12 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली है और इन 12 देशों में आपको यूएसए, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ये सभी देखने को मिलने वाली है। ठीक है भैया, सभी देखने को मिलने वाली है। और इसका आयोजन कहाँ पे होने वाला है भैया? तो याद रखना, राजस्थान के अंदर। कहाँ पे? तो राजस्थान के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। अभी डेट डिसाइड नहीं किया गया है ना। अक्टूबर नवंबर नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? गुजरात, राजस्थान के अंदर। तो याद रखिएगा, तरंग शक्ति इस एक्सरसाइज का नाम हो जाएगा जिसका आयोजन कहाँ पे होने वाला है? राजस्थान के अंदर। तो भारत का सबसे बड़ा एयरफोर्स एक्सरसाइज जो है जिसका नाम क्या हो जाएगा? तरंग शक्ति। इसको आयोजन बहुत ही जल्द किया जाएगा। अगर मैं इंडियन एयरफोर्स की बात करूं, इंडियन एयरफोर्स जो है ये चौथी बड़ी एयरफोर्स है। लेकिन दुनिया के अंदर जितनी भी वायुसेना है उसमें चौथी सबसे बड़ी वायुसेना किसकी है? तो इंडिया की। चौथी सबसे बड़ी वायुसेना किसकी हो जाएगी? इंडिया की हो जाएगी। इसके हेड के रूप में आपको विवेक राम चौधरी जी देखने को मिलेंगे। कौन? विवेक राम चौधरी जी आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन में कि एक बात बताइए, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एयरफोर्स एक्सरसाइज कौन सा हो जाएगा? तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एयरफोर्स एक्सरसाइज हो जाएगा जिसको हाल ही में नाटो के द्वारा कराया गया था। नाटो के द्वारा, जिसका नाम क्या हो जाएगा? आर्टिक एक्सरसाइज। इसका नाम क्या होने वाला है? आर्टिक एक्सरसाइज। तो याद रखिएगा, राजस्थान के अंदर तरंग शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 17वां कोऑपरेटिव कांग्रेस 17वें नंबर का कोऑपरेटिव कांग्रेस का आयोजन कहां पे किया गया ये भी बताइए भैया। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो उद्घाटन की बात करूं तो उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। याद रखिएगा, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। बट अगर मैं पूछूं इसको हेड किसने किया है, तो इसको हेड किया है किसने? अमित शाह जी ने। किसने? अमित शाह जी ने। इसका आयोजन हो कहाँ रहा है? इसका आयोजन हो रहा है न्यू दिल्ली के अंदर। और न्यू दिल्ली के अंदर भी इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो याद रखिएगा, प्रगति मैदान में। कहाँ पे? प्रगति मैदान में। अगर मैं पूछूं आपसे कि 16वें नंबर का जो संस्करण था किसका? कोऑपरेटिव कांग्रेस का, इसका आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा, इसका आयोजन 25 जून 2013 को होता है। 25 जून 2013 को होता है। जिसका इनॉग्रेशन किया गया था किसके द्वारा? जिसका इनॉग्रेशन किया गया था तब के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? प्रणब मुखर्जी। कौन हो जाएंगे? प्रणब मुखर्जी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, जो बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं, देखिए आज हम रिविजन सेशन देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम जिन क्वेश्चंस को ऑलरेडी डील आउट कर चुके हैं उसे दोबारा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है हु रिसेंटली वॉन एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हो कहाँ रहा था? बुसान के अंदर भैया। कहाँ हो रहा था? बुसान के अंदर। ठीक है, बुसान कहाँ हो जाएगा? कोरिया के अंदर। ये इसका कौन सा संस्करण था? तो याद रखना, नवा इसका संस्करण था भैया। नवा इसका संस्करण था। और इसमें जीता किसने है? तो याद रखिएगा, इसमें जीता है भारत ने। भारत ने किसको हराया है? भारत ने किसको हराया है?
तो भारत ने ईरान को हराया है, भारत ने ईरान को हराया है। ये इसका कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था। और याद रखिएगा 9 में से 8 संस्करण में, 9 में से 8 संस्करण में, यानी कि 8 बार किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। 8 बार किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। तो इंडिया ने किसको हराया भैया? ईरान को हराया है। किसमें? तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, जिसका आयोजन हाल ही में बुसान शहर के अंदर किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न फटाफट भी है, फटाफट रिवाइज करेंगे। ठीक है, आज के सेशन जो है ये कंप्लीटली हम रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, अगला कह रहा है Which of the following state police department recently launched application cyber alert? निम्नलिखित में से किस राज्य के पुलिस विभाग ने हाल ही में साइबर अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? साइबर अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाली आपको क्या बताना है भैया? स्टेट बताना है कि किस स्टेट की पुलिस के द्वारा साइबर अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ भैया, किस स्टेट की पुलिस के द्वारा साइबर, बताओ भैया। बताओ भैया, किस देश के पुलिस के द्वारा? तो याद रखना हमारे देश के अंदर भैया आपको जो राज्य देखने को मिलेगा कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर सीएम आपको एम के स्टालिन जी देखने को मिलेंगे। कौन? एम के स्टालिन जी। ठीक है, एम के स्टालिन जी आपको यहाँ पे सीएम के रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहीं पे एक शहर देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या हो जाएगा? चेन्नई। चेन्नई एक शहर हो जाएगा जहाँ पे हाल ही में ये डिसाइड किया गया है कि पेन मॉन्यूमेंट को बनाया जाएगा। किस टाइप का? एक पेन के शेप का मॉन्यूमेंट को हाल ही में इसके यहाँ पे बनाया जाने वाला है। और यहीं के प्यारे बच्चों, यहीं के जो पुलिस निदेशक हो जाएंगे, जिनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा शंकर। ठीक है, इनके द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया साइबर अलर्ट एप्लीकेशन, जिसमें साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। अगर मैं पूछूं दुनिया के अंदर सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी वाला जो एक्सरसाइज है, साइबर सिक्योरिटी वाला जो एक्सरसाइज है, इसका आयोजन कब किया गया था? तो हाल ही में किया गया था। कहाँ पे भैया? तो याद रखिएगा तलिनिन, तलिनिन के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और तलिनिन का होने वाला है एस्टोनिया। कहाँ पे? एस्टोनिया के अंदर। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है एक रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? ब्लूमबर्ग के द्वारा। ब्लूमबर्ग के द्वारा एक रिपोर्ट को रिलीज की गई है जिसमें क्या पूछा है? पूछा है कि विच इंडियन बैंक हैव बिकम द फोर्थ मोस्ट वैल्यूएबल बैंक अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग रिपोर्ट 2023। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा भारतीय बैंक चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है दुनिया के अंदर? लिख लेना, दुनिया के अंदर। अगर मैं दुनिया की बात करूं तो दुनिया के अंदर भैया, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मूल्यवान बैंक की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी हो जाएगी? जेपी मॉर्गन हो जाएगी। कौन सी? जेपी मॉर्गन हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आपको आईसीबीसी बैंक देखने को मिलेगी। तीसरे नंबर पे आपको बैंक ऑफ अमेरिका देखने को मिलेगा, बैंक ऑफ अमेरिका देखने को मिलेगा। और चौथे नंबर पे आपको अब कौन सी बैंक देखने को मिलेगी? तो एचडीएफसी बैंक देखने को मिलेगी। इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? तो 172 बिलियन डॉलर्स। इसकी जो टोटल मार्केट पूंजी है ना, सबसे ज्यादा जो पूंजी है फिर है ना, मार्केट पूंजी जो है वो कितनी है? तो 172 बिलियन डॉलर्स। तो बैंकों के मामले पे भैया नंबर 1 पे जेपी मॉर्गन, नंबर 2 पे आईसीबीसी, नंबर 3 पे बैंक ऑफ अमेरिका और नंबर 4 पे एचडीएफसी बैंक। अगर मैं कंपनीज की बात करूं भैया तो इंडिया के अंदर कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर भैया, इंडिया के अंदर नंबर 1 पे जो कंपनी है वो कौन सी है? रिलायंस। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसका जो टोटल पूंजी है वो कितना है? तो लगभग 212 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, और अब दूसरे नंबर पे कौन आ गई है? एचडीएफसी आ गई है। कौन आ गई है? एचडीएफसी आ गई है। इसकी स्थापना कब होती है? 1994 में। और याद रखिएगा अटानु चक्रवर्ती आपको यहाँ पे हेड के रूप में देखने को मिलेंगे, यानी कि चेयरपर्सन के रूप में आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पे भी आपको यहाँ पे टीसीएस देखने को मिलेगा, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो एचडीएफसी जो है ये आपका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछूं। वन टैप वन थ्री कैंपेन हाल ही में किस राज्य के द्वारा वन टैप वन थ्री कैंपेन को लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा ये वही राज्य होने वाला है जिसके द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन को लॉन्च किया गया था, यानी कि उत्तर प्रदेश। हाल ही में अगर आपको याद हो ऑपरेशन कन्विक्शन को लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। साथ ही साथ अगर आपको याद हो रामालैंड भी कहाँ बनने वाला है? रामालैंड, रामालैंड भी उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाला है। और यहीं पे प्यारे बच्चों क्या लॉन्च किया गया है? तो वन टैप वन ट्री कैंपेन, जिसके अंदर क्या होने वाला है? वन टैप का मतलब होता है भैया नल, नल टैप का मतलब क्या होता है? नल। ठीक है, तो हर गांव वाले एरिया में जो हर गांव का घर है, हर गांव के घर में मेरे बच्चों एक नल लगाया जाएगा। साथ ही साथ
साथ ही साथ जब नल को लगाया जा रहा है तो उनको पौधा भी दिया जाएगा ताकि भैया ग्रीनरी को बढ़ावा मिल सके। किसको बढ़ावा मिल सके? ग्रीनरी को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। पार्लियामेंट्री डे, हर साल पार्लियामेंट्री डे हम कब मनाते हैं? तो हर साल 30 जून को हम क्या मनाते हैं? पार्लियामेंट्री दिवस को मनाते हैं। ठीक है, और इस बार का थीम क्या हो जाएगा? तो पार्लियामेंट फॉर द प्लैनेट। इस बार का थीम लिख लो, इस बार का थीम क्या होने वाला है? तो पार्लियामेंट फॉर द प्लैनेट, पार्लियामेंट फॉर द प्लैनेट। क्योंकि आप सभी को पता है ना, जो पार्लियामेंट है यही तो कानून बनता है। किसी भी देश के अंदर जो पार्लियामेंट होता है वही तो कानून बनाता है। अब कानून अगर हमारी ग्रह को, हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखने को बनाया जाए, ऐसा कुछ ऐसा ऐसा कोई हम कानून लाते हैं जो कि ग्रीनरी को बढ़ावा देता है, ऐसा कोई कानून लाते हैं जो कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात करता है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए भैया इस बार का थीम क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट फॉर द प्लांट इस बार का थीम हो जाएगा। 21 जून को हमने क्या बनाया? 21 जून को भैया हमने क्या मनाया भैया? तो याद रखना, योगा दिवस। योगा दिवस, योगा डे कब मनाया भैया? 21 जून को मनाया। ठीक है, 23 जून को हमने क्या मनाया भैया? तो ओलंपिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया हमने। किस डे के रूप में? ओलंपिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया। कब? तो योगा 23 जून को। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच स्टेट रिसेंटली अनाउंस्ड टू इंक्लूड अ चैप्टर ऑन सावरकर। हाल ही में किस राज्य के द्वारा ये घोषणा की गई है? ये घोषणा की गई है कि हम अपने यहाँ पे जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, तो 10वीं 12वीं का जो पाठ्यक्रम है, जो 10वीं 12वीं का जो सिलेबस है, उसके अंदर एक चैप्टर को इंक्लूड करेंगे। और ये जो चैप्टर है भैया, ये जो चैप्टर है, ये किसके ऊपर होने वाला है? सावरकर जी के ऊपर। किसके ऊपर? सावरकर जी के ऊपर। इनका संबंध किससे था? तो हिंदू महासभा से। हिंदू महासभा से इनका संबंध था। अगर आपसे पूछ ले कि इनकी बायोग्राफी का नाम क्या हो जाएगा, तो याद रखेगा। वैसे तो सावरकर के ऊपर बहुत सारी बायोग्राफीज लिखी गई है, बट इनकी जो मेन बायोग्राफी है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, वो हो जाएगा बैरिस्टर सावरकर। क्या नाम होने वाला है? बैरिस्टर सावरकर। ठीक है, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आज हमारी रिविजन क्लास चल रही है, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लास भी चल रही है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर भैया ये डिसीजन लिया गया है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग 2023? नवीनतम फीफा रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान कितना है? फीफा भैया, ठीक है, फीफा जो फुटबॉल गेम्स कंडक्ट कराती है, अगर इसमें बताऊं, इसमें नंबर 1 पे भैया आपकी कौन सी देश देखने को मिलेगी? तो ये वही देश है जिसने हाल ही में भैया, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 से किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। तो नंबर 1 पे भैया अर्जेंटीना होने वाली है। अगर पूछूं भैया नंबर 2 पे कौन हो जाएगा, तो जो हारा है अर्जेंटीना से, इसका मतलब फ्रांस होने वाला है भैया। और नंबर 100 पे अब कौन आ गया है? नंबर 100 पे भैया भारत आ गया। कौन आ गया है? भारत आ गया है। ठीक है, भारत आ गया। तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला बोल रहा है नेशनल डॉक्टर्स डे। हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो याद रखिएगा, नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कुछ वन लाइनर्स है, उसको देख लेते हैं। हाल ही में ये कौन हो जाएंगी? मैरी कॉम। इनका संबंध कौन से स्टेट से है? तो याद रखना, मणिपुर से इनका संबंध है। मणिपुर से इनका संबंध है। ठीक है, और ये कौन से खेल से बिलोंग करती है? तो याद रखना, ये बॉक्सिंग से बिलोंग करती है। लेकिन बॉक्सिंग खेल खेलती है। और इनको क्या मिला है भैया? इनको एक अवार्ड फंक्शन, ये अवार्ड फंक्शन कहाँ पे हो रहा था? यूके के अंदर, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और इस अवार्ड फंक्शन में इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर के अवार्ड से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया? क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मैरी कॉम जी को सम्मानित किया गया है। अगला भैया, ठीक है, ये इनका नाम क्या हो जाएगा? हेलुंग जू। ठीक है, और इनको क्या बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। लिख लो, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर प्यारे बच्चों, इनको किस पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, डिप्यूटी चीफ के पद के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, डिप्यूटी चीफ के पद के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अगला देखो, आंध्र प्रदेश से एक न्यूज है। आंध्र प्रदेश के अंदर एक स्कीम लॉन्च होती है साल 2020 के अंदर। जनवरी 2020 के अंदर एक स्कीम को लॉन्च किया जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। और ये स्कीम क्या कहता है? ये स्कीम कहता है कि हम अपने यहाँ पे हर सिंगल मदर को, वो महिलाएं जिनके पति नहीं है, हर सिंगल मदर को भैया, सिंगल मदर को
15,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे, 15,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे, 15,000 रुपया पर ईयर ट्रांसफर करेंगे। किसको भैया? वो महिलाएं जो कि अपने बच्चों को स्कूल भेजती, वो महिलाएं जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, साथ ही साथ वो महिलाएं जो कि सिंगल मदर है, जिनके हस्बैंड नहीं है, उनको आंध्र प्रदेश के अंदर क्या दिया जाएगा? हर साल 15,000 रुपए दिए जाएंगे उनके स्कूल के खर्चे के लिए। ठीक है, तो ये स्कीम कोई नया नहीं है, स्कीम जो है इस जनवरी 2020 का है। अभी हम इसके बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका चौथा संस्करण आपको हाल ही में लॉन्च किया गया। कौन सा संस्करण? चौथा संस्करण इसका हाल ही में लॉन्च किया गया। तो याद रखना, याद रखिएगा भैया, स्कीम का नाम क्या होने वाला है? जगन्ना अम्मा वोदी स्कीम। कौन सा स्कीम होने वाला है? जगन्ना अम्मा वोदी स्कीम होने वाला है। और इस बार जो इसका चौथा संस्करण लॉन्च किया गया है, जिसमें 42 लाख लोगों जो है इसको प्रभावित करने वाली, यानी कि 42 लाख खातों में ये पैसे को भेजा जाने वाला है। बात क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, तो याद रखना, जगन्ना अम्मा वोदी स्कीम। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश के सीएम के, जिनका नाम क्या हो जाएगा? वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश के सीएम के, आंध्र प्रदेश के सीएम, आंध्र प्रदेश के अंदर सीएम के पद पे भैया आपको कौन देखने को मिलेंगे? वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी। कौन? जगन मोहन रेड्डी जी आपको यहाँ पे सीएम के रूप में देखने को मिलेंगे। अगर आपको याद हो, हाल ही में एक रिपोर्ट को रिलीज किया गया था, हाल ही में एक रिपोर्ट को रिलीज किया गया था, और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया था? इस रिपोर्ट में बताया गया था उन सीएम के बारे में जो कि सबसे ज्यादा, जिनकी संपत्ति सबसे ज्यादा है भारत के अंदर, जितने भी सीएम है उनमें सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास है? तो इनके पास है। नंबर 1 पे भैया ये है। और सबसे कम संपत्ति, यानी कि लास्ट में कौन हो जाएंगी? लास्ट में हो जाएंगी ममता बनर्जी। कौन हो जाएंगी? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कहाँ की सीएम है? तो याद रखिएगा, ये वेस्ट बंगाल की सीएम है। कहाँ की? वेस्ट बंगाल की सीएम। तो हाल ही में सीएम से रिलेटेड एक रिपोर्ट को रिलीज किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि भारत के अंदर जितने भी सीएम है उसमें सबसे ज्यादा संपत्ति किस सीएम का है? तो सबसे ज्यादा संपत्ति जो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी का है, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम है। और लास्ट नंबर पे आपको ममता बनर्जी देखने को मिलने वाली है। अगला प्रश्न आपके सामने ये, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे भैया आपको एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिलेगा, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल देखने को मिलेगा, जो कि ये है। और एक आपको प्यारे बच्चों हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल देखने को मिलेगा। ये जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये पर्टिकुलर टारगेट को हिट करता है। सपोज मान लो ये मिसाइल है, आपने लॉक कर दिया और ये जाके क्या करेगा? यहाँ पे जाके हिट कर देगा। सपोज ये चीज शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, तो आप इसे मोड़ नहीं सकते हो, ये ऐसे करके निकल जाएगा। बट हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की बात करूं तो ये जो है सपोज ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है और ये इसका टारगेट है। तो अगर आपने यहाँ पे इसको लॉक कर दिया और ये चीज यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये चीज दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आप इसको मोड़ सकते हो। तो हाल ही में याद रखना, फ्रांस ने अपना पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, जिसका नाम क्या होने वाला है? वी मैक्स होने वाला है। क्या नाम होने वाला है? वी मैक्स। याद रखिएगा, इसकी स्पीड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल से ज्यादा स्पीड होती है। साथ ही साथ इसमें आप जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो आप डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकते हो। एक कंपनी है यूएसए की, जिनका नाम क्या हो जाएगा? वर्जिन गैलेक्टिक। वर्जिन गैलेक्टिक नाम की एक कंपनी है, कहाँ की? यूएसए की। ये एक प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट स्पेस कंपनी है। लिख लो, ये क्या है? यूएसए की। ये यूएसए की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। क्या है? यूएसए की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जो कि क्या करती है? जो कि लोगों को स्पेस में लेके जाने का काम करती है। यानी कि आप पैसा दीजिए और आप स्पेस में घूम के आइए। ठीक है, अब इसने क्या किया है? इसने अपना पहला कमर्शियल स्पेस मिशन को लॉन्च किया था। ठीक है, और अब जो है ये वापस आ चुके हैं, और ये जो मिशन रहा ये इनका बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, जिसका नाम क्या होने वाला है? गैलगैटिक 01। तो याद रखिएगा, यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है, ये स्पेस कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जिसने हाल ही में अपना पहला कमर्शियल व्यवसायिक अंतरिक्ष उड़ान भरा था, जो कि कंप्लीटली क्या हो गया है? कंप्लीटली क्या है प्यारे बच्चों? सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च्ड $250,000 मिक्स्ड रियलिटी फंड फॉर इंडियन स्टार्टअप। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारतीय स्टार्टअप के लिए $250,000 मिश्रित रियलिटी फंड को लॉन्च किया है? यानी कि भारत के अंदर $250,000 को फंड किया गया है भारत के अंदर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए।
याद रखिएगा यहाँ पे पांच स्टार्टअप्स को ये पैसे मिलने वाले हैं भारत के अंदर। पांच स्टार्टअप्स के वो इसका ये जो पैसा है, ये जो लाभ है, ये होने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ भैया जिसके द्वारा भी ये फंडिंग किया गया है उसके द्वारा फिर बच्चों मेंटरिंग का भी काम किया जाएगा, यानी कि सिखाया भी जाएगा। तो वो कौन सी बॉडी होने वाली है, तो याद रखना वो कौन सी होने वाली है, मेटा। ठीक है, मेटा जो है मेरे बच्चों ये पेरेंट कंपनी है किसकी, पेरेंट कंपनी है किसकी, तो फेसबुक की भी पेरेंट कंपनी है, फेसबुक की। व्हाट्सएप की भी पेरेंट कंपनी कौन हो जाएगी, व्हाट्सएप की भी पेरेंट कंपनी कौन हो जाएगी, मेटा हो जाएगी। इंस्टाग्राम की भी पेरेंट कंपनी कौन होने वाली है, मेटा होने वाली है। तो याद रखना मेटा जो है ये पेरेंट कंपनी है किसकी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बहुत सारी कंपनीज की। ठीक है, तो मेटा के द्वारा हाल ही में ये अनाउंसमेंट किया गया है कि भारत के अंदर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, भारत के अंदर डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत के अंदर मिक्स रियलिटी फंड को यहाँ पे इन्होंने लगाया है। ठीक है, कितना मिक्स रियलिटी फंड को लगाया गया है, तो याद रखिएगा भैया 2,50,000 US डॉलर्स। ठीक है, ऑप्शन में गूगल आया था। देखो गूगल से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। गूगल की बात करें तो इसकी स्थापना 1998 में होती है। इसके संस्थापक के रूप में आपको लैरी पेज और सर्ची ब्रिन देखने को मिलेंगे। इसका मुख्यालय आपको यूएसए कैलिफोर्निया के अंदर देखने को मिलने वाला है। और सुंदर पिचाई आपको यहाँ पे सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। ऑप्शंस में आपको माइक्रोसॉफ्ट से भी रूबरू कराया गया था। माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो इसकी स्थापना 1975। बिल गेट्स और पॉल एलन आपको यहाँ पे हेड के रूप में वॉशिंगटन डीसी आपको यहाँ मुख्यालय के रूप में देखने को मिलेगा। और सत्या नडेला आपको चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत के अंदर बहुत ज्यादा निवेश किया गया था। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया था, और ये जो वेबसाइट लॉन्च किया गया था ये भारत के अंदर स्मॉल और मीडियम बिजनेस को प्रमोट करने के लिए किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे भी काम की जा रही है, किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। साथ ही साथ अगर आपको याद हो प्रोजेक्ट एलोरा के बारे में भी हमने चर्चा किया था, जिसको लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जिसका मेन मकसद था भारत के अंदर वो भाषाएं जो कि बहुत ज्यादा कम बोली जाती है ना, बहुत ज्यादा कम बोली जाती है, वो भाषाएं जो कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा कम बोली जाती है, उनको प्रिजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को लाया गया था। साथ ही साथ जुगलबंदी चैटबॉट को भी लाया गया था बहुत सारी भाषाओं में। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट कर रही है। साथ ही साथ अगर आपको याद हो गूगल की अगर मैं बात करूं तो गूगल के द्वारा एक चैट बॉट जारी किया गया था। एक चैट बॉट जो है ये गूगल के द्वारा रिलीज किया गया था। जिस चैट बॉट का नाम क्या था भैया, इसका नाम था चैट बार्ड। क्या नाम था भैया, चैट बार्ड। और अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या रिलीज किया गया था, तो चैट जीपीटी लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ चैट जीपीटी 4 भी इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया था। चैट जीपीटी 4 भी इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, तो माइक्रोसॉफ्ट प्लस ओपन एआई के साथ मिलकर, ओपन एआई। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था, चैट जीपीटी और चैट जीपीटी 4। रशिया के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था, रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था गीगा चैट। क्या लॉन्च किया गया था, गीगा चैट लॉन्च किया गया था। और याद रखिएगा एलन मस्क के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था, एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया था क्या, तो चैट क्या लॉन्च किया गया था, ट्रस्ट जीपीटी। तो ये सारी चैटबॉट्स है भैया। ठीक है, जो कि किस पे बेस्ड है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। अगला प्रश्न, मेटा आया भैया। मेटा के संस्थापक देखो बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, बट मेनली आपको यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग देखने को मिलेंगे, जो कि इसके सीईओ के पद पे भी है। इसका मुख्यालय आपको कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर, और इसकी जो सब्सिडीज यानी कि इसके अंदर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बहुत सारी कंपनीज देखने को मिलने वाली है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इंडिया का तीसरा मून एक्सप्लोरेशन मिशन चंद्रयान 3 ये कब लॉन्च होने वाला है, तो याद रखना हाल ही में इसरो के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया है। इसरो भैया, इसरो क्या हो जाएगा, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में होती है। इसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलेगा। कहाँ पे, बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलेगा। एस सोमनाथ आपको इसके हेड के रूप में, विक्रम साराभाई इसके फाउंडर मेंबर के रूप में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और याद रखिएगा जो चंद्रयान 3 है इसको कब लॉन्च किया जाएगा, तो 13 जुलाई 2023 को। ये जो चंद्रयान 3 है, तो याद रखना ये भारत का मून मिशन पे जाने वाला है, यानी कि भारत का लूनर मिशन होने वाला है। भारत का लूनर मिशन कौन सा होने वाला है, चंद्रयान 3। अगर पूछो चंद्रयान फर्स्ट, तो इसको लॉन्च किया गया था साल 2009 में। चंद्रयान सेकंड इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। चंद्रयान सेकंड जो है ये फेल हो गया था भारत का। ये जानते हैं चंद्रयान फर्स्ट
जो कि एक लूनर मिशन है। इसको लॉन्च किया गया था कब? 2008 में, सॉरी 2008 में लॉन्च किया गया था। और ये खत्म कब होता है, यानी काम करना कब बंद करता है? तो 2009 में। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, जो कि आपको श्रीहरिकोटा में देखने को मिलेगा। चंद्रयान 2 की बात करूं तो ये भी एक लूनर मिशन है, जिसको 2019 में लॉन्च किया गया था। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंदर जो रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था वो कौन सा था? LVM-3 मार्क 1। इसमें भैया जो ऑर्बिटर है इसने तो 3 साल तक काम किया था, बट जो विक्रम लैंडर है और जो प्रज्ञान रोवर है ये लैंड करते ही प्यारे बच्चों खत्म हो गया था। तो ये कुल मिलाकर ये जो ऑपरेशन था ये फेल था। ठीक है, अगला चंद्रयान थर्ड की बात करूं भैया, तो चंद्रयान थर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक लूनर मिशन है। 13 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया जाएगा। कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी कि श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो व्हीकल का, इसमें जो रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कौन सा है? तो GSLV मार्क 3। इसमें ऑर्बिटर भी होगा, इसमें लैंडर भी सेम है भैया, और इसमें रोवर भी सेम होने वाला है। इसरो के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम क्या हो जाएगा? एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली रिलीज एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट 2023? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट 2023 से जारी किया है? तो याद रखना ये जारी करने वाली बॉडी कौन सी हो जाएगी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जी हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हाल ही में एक एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें बताई गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है प्यारे बच्चों, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हमने 120 देशों को देखा है, यानी कि कौन सा देश जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि कौन सा देश क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है, कौन सा देश जो है वो स्वच्छ ऊर्जा को प्रोड्यूस करने का काम कर रही है। तो इसमें नंबर 1 पे आपको स्वीडन, नंबर 2 पे आपको डेनमार्क, नंबर 3 पे आपको नॉर्वे देखने को मिलेगा। भारत का रैंक 67 है, याद रखिएगा 67 भारत का रैंक 2023 में है। बट अगर मैं बात करूं 2022 की, तो भारत का रैंक कितना था? 87 था, यानी कि भारत ने 20 पायदान का सुधार किया, यानी कि भारत जो है वो स्वच्छ ऊर्जा की तरफ अब आगे बढ़ रहा है। ये कुछ फैक्टर्स है एनर्जी एक्सेसिबल टू ऑल, यानी कि कुछ फैक्टर्स है जो कि बताती है कि कौन सी देश एनर्जी ट्रांजिशन में बेहतर काम कर रहा है। या हमने कैसे डिसाइड किया कि भारत का रैंक 67 है? ठीक है, तो जिस देश में जो ऊर्जा पैदा की जा रही है वो ऊर्जा सभी तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी भारत के हर घर में पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, जिस इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्वच्छ ऊर्जा है कि नहीं ऊर्जा है। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे देखा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करूं तो 1971 में इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक के रूप में आपको क्लॉस श्वाब देखने को मिलेंगे। इसके चेयरमैन है बॉर्ज ब्रांडे। हेडक्वार्टर आपको कोलोनी स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा, बट इसका जो बैठकें होती हैं वो कहाँ होती हैं? डेवोस के अंदर। हाल में इसके द्वारा बहुत सारे रिपोर्ट्स को रिलीज किया गया था, जैसे जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज किया गया था, जिसमें भारत की रैंक कितनी थी? 127 थी आउट ऑफ 146। यानी कि जेंडर गैप इंडेक्स क्या बताता है कि किस देश में महिलाएं और पुरुष समान है, किस देश में महिलाओं और पुरुष को इक्वल अधिकार मिल रहा है, चाहे वो अधिकार एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो अधिकार पॉलिटिकल रीच के फील्ड में हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इसमें बताई गई है। कुछ रिपोर्ट्स को और भी जारी किया गया था, जो कि मैंने सारी रिपोर्ट्स आपके साथ रखी है। जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में भैया लगातार फिनलैंड टॉप किया है, इंडिया जो है 126 पे है। आर्म्स एंड एम्युनिशन सबसे ज्यादा भारत खरीद रहा है, सबसे ज्यादा बेच रहा है USA। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161 है, नॉर्वे टॉप पे है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में अफगानिस्तान नंबर 1 पे है, इंडिया 13 पे है, पाकिस्तान 6 पे है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स बताता है कि किस देश के अंदर वो कौन सा शहर है तो जहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो इसमें नंबर 1 पे कौन सा शहर हो जाएगा? लंदन। नंबर 2 पे आपको बेंगलुरु देखने को मिलने वाला है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करूं तो ये QS ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, जिसमें नंबर 1 पे MIT आपको कहाँ देखने को मिलेगा? USA के अंदर। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इंडिया की इकलौती जिसका रैंक 149 है वो है IIT बॉम्बे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्विट्जरलैंड टॉप किया है, इंडिया की रैंक 132 है। 100 इंडेक्स में भैया सबसे अच्छी काम कौन कर रहा है? बेलारूस, इंडिया की रैंक 107 है। यूनिकॉर्न की बात करूं कि दुनिया के अंदर वो कितनी कंपनीज है जिनको यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है, तो सबसे नंबर 1 पे USA, नंबर 2 पे चाइना और नंबर 3 पे कौन हो जाएगी? इंडिया हो जाएगी। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी होगी? चौथी, और USA की रैंक टॉप पे है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बताता है कि भैया कौन से देश में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितना खर्चा हो रहा है। तो इसमें आपको सिंगापुर टॉप पे, इंडिया 38 पे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स बताता है
पेटेंट्स के बारे में, सपोज मान लो आपने किसी चीज को खोजा, किसी चीज को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, तो आप क्या करते हो, पेटेंट लेते हो। तो उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, तो भारत की रैंकिंग है 42। पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे मजबूत पासपोर्ट आपको जापान और सिंगापुर को देखने को मिलेगा, और इंडिया की रैंकिंग होने वाली है 144। देखो इन बातों में के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज का सेशन जो है वो रिविजन सेशन है, तो जो बच्चे हमारे साथ बिल्कुल नए जुड़ रहे हैं, बिल्कुल नए, तो उनको ये लग रहा होगा कि सर तो बहुत तेजी से करा रहे हैं, है ना, सर जो है बहुत ज्यादा तेजी से करा रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, सर तो गंदा पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है भैया, ठीक है, गंदा पढ़ा सकता हूँ, बट ऐसा है कि ये जो रिविजन क्लास चल रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है ये ऑलरेडी हमने देख लिए हैं, तो आज चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन स्टार्टिंग फ्रॉम 5 जुलाई 2023। निम्नलिखित में से कौन 5 जुलाई 2023 से शुरू होने वाले ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, बताओ। तो इसकी मेजबानी करने वाला है कौन भैया, न्यू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे बात किससे रिलेटेड होगा, तो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड होगा। जैसे आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया जो है वो क्लीन एनर्जी के ऊपर चर्चा कर रही है। पूरी दुनिया कार्बन डाइऑक्साइड को जड़ से खत्म करने की, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कोशिश ये कर रही है कि वो नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बन जाए। जैसे भारत का भी टारगेट है कि वो 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बन जाएगी, ठीक है। तो क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, और हाइड्रोजन जो है वो क्लीन एनर्जी, ठीक है। तो क्लीन हाइड्रोजन के ऊपर एक समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंटरनेशनल, और ये जो आयोजन किया जा रहा है इसे इंटरनेशनल लेवल पे किया जा रहा है, और इसका आयोजन कहां पे हो रहा है, विजयन भवन, जो कि आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। कब से कब तक, तो 5 से 7 जुलाई, ठीक है, 5 से 7 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। भारत के अंदर एक मिशन को लॉन्च किया गया था एक मिशन को लॉन्च किया गया था। इस मिशन को लॉन्च कब किया गया था, जनवरी 2022 में, जिसका नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। जिसका मेन मकसद क्या है, जिसका मेन मकसद है कि 2030 तक हाइड्रोजन की उत्पाद हमें बढ़ानी है। कितनी बढ़ानी है, तो इतनी बढ़ानी है कि एक साल में 5 मिलियन टन से ज्यादा हाइड्रोजन भारत प्रोड्यूस करे, ताकि हम जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी कि वो रिसोर्सेज जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ावा देते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बढ़ावा देते हैं, मीथेन को, वाटर वेपर को बढ़ावा देते हैं, उसके तरफ जो हमारा डिपेंडेंसी है वो कम हो सके, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। हर साल नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये बाद में जानते हैं। बोल रहा है कि सबसे पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया, तो याद रखना साल 2007 में सबसे पहली बार नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे को सेलिब्रेट किया गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा वो दिन था, तो याद रखना हर साल 29 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सबसे पहले 2018 में मनाया गया। दिन कौन सा हो जाएगा, तो 20 अक्टूबर। आपसे पूछेगा कि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स किसे कहा जाता है, तो याद रखना एक शख्स है जिनका नाम है पीसी महानोविस। पीसी महानोविस, ये व्यक्ति बहुत चर्चा में रहते हैं, और ये सबसे ज्यादा चर्चा में कब रहते हैं, जब हम बात करते हैं सेकंड प्लानिंग कमीशन के बारे में, यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में। सेकंड 5 ईयर प्लान इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया था, जिसमें इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने की बात की थी। कब से कब तक, तो 1956 से लेकर 1961 का वो दौर था। सेकंड 5 ईयर प्लान कब आता है, तो 1956 में ये आता है। कब तक चलता है, 1961 में, जिसमें इन्होंने पब्लिक सेक्टर को डेवलप करने के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने की बात की थी। ये वही शख्स है मेरे बच्चों जिनके द्वारा 1931 में कोलकाता के अंदर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार का थीम क्या होने वाला, तो इस बार का थीम जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंडिकेट करते हुए रखा गया है। और याद रखिएगा, हाल ही में भारतीय और अमेरिकन, यानी कि इंडियन अमेरिकन एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है CR राव, इनको एक इंटरनेशनल प्राइज से नवाजा गया था। और ये जो इंटरनेशनल प्राइज है, इसे स्टैटिस्टिक्स का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। जी हाँ, CR राव, ठीक है। तो इन व्यक्ति का नाम भी आपको याद रखना है। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ PM प्रणाम स्कीम रिसेंटली अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। देखिए, PM प्रणाम स्कीम जो है, आपसे पूछा कि PM प्रणाम स्कीम को हाल ही में अप्रूवल मिल गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। आपको बताना है कि इसमें से किस मकसद के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो याद रखना, PM प्रणाम स्कीम जो है, इसके बारे में 1 फरवरी 2023 को जब निर्मला सीतारमन जी के द्वारा बजट रिलीज किया गया था, इसमें भी चर्चा की गई थी। और इसमें बोला गया था कि हमें क्या करना है, हमें अपनी जो फर्टिलाइजर्स वाली सिस्टम है
उसको क्या करना है, इंप्रूव करना है, यानी कि भारत में उर्वरक प्रणाली को मजबूत करना इसका मेन मकसद होने वाला है। ठीक है, मेन मकसद इसका होने वाला है। तो इसका मकसद क्या होने वाला है, उर्वरक प्रणाली को मजबूत करना। ठीक है, प्रणाम का फुल फॉर्म क्या होने वाला है, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एम्यूरेशन ऑफ मदर अर्थ। यानी कि स्कीम में बेसिकली क्या किया जा रहा है, स्कीम में फार्मर्स को मोटिवेट किया जाएगा, फार्मर्स को अवेयर किया जाएगा कि उन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना करें, उन यूरिया वगैरह का इस्तेमाल ना करें जो कि आपके लैंड को नुकसान पहुंचाती है, आपके लैंड की फर्टिलिटी, आपके लैंड की उपजाऊपन को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, तो ये इस स्कीम में कहा गया है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बजट में 2023-24 के बजट में। इसको अब इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है और इसको अप्रूवल भी मिल चुका है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। याद रखिएगा, यूनियन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर कौन जाएंगे भारत के, तो मनसुख मांडविया। एमएसएमई डे ऑप्शन में था, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है कब, 27 जून को, जिसके मिनिस्टर हो जाएंगे नारायण राणे। और स्टार्टअप डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 16 जनवरी। तो ये पॉइंट्स भी भैया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके साथ साथ बताता चल रहा हूँ। क्या कह रहा है, अगला कह रहा है, इन विच ईयर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ मैंडेट चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। किस वर्ष यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बच्चों और सशस्त्र संघर्ष अधिदेश को अपनाया है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ये किसका पार्ट है, तो ये यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र का पार्ट है। इसे हम लघु संसद के नाम से भी जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, अब इसके द्वारा ना 1996 में एक अध्यादेश, एक इनिशिएटिव को लिया गया था, जिसमें क्या लिखा गया, जिसमें कहा गया कि वो बच्चे, उन देशों के अंदर वो बच्चे, देशों के अंदर वो बच्चे जो कि मिलिट्री की वजह से मारे जा रहे हैं, जिनके खिलाफ वायलेंस हो रहे हैं, उनको हम देखेंगे, उनको दो लिस्ट में शामिल करेंगे। एक जहां पे बच्चों की सिचुएशन अच्छी है, एक जहां पे बच्चों की सिचुएशन बहुत ज्यादा दयनीय है। यानी कि जहां पे बच्चों के साथ वायलेशन हो रहा है उनको एक लिस्ट में रखेंगे, जहां पे नहीं हो रहा है उनको एक लिस्ट में रखेंगे। अब क्या हो रहा है, 2010 के बाद भारत को पहली बार इस लिस्ट से हटाया गया है। यानी कि भारत के अंदर पहले वायलेशंस हुआ करते थे, जैसे कश्मीर जैसे रीजन है, जैसे कश्मीर में क्या होता है, कश्मीर में छोटे छोटे बच्चे, उनको बंदूक पकड़ा दिया जाता है, उनका ब्रेन वॉश करके। ठीक है, अब भैया जब सामने से भैया जब गोली चलेगी तो जवाबी कार्रवाई करना पड़ेगा। अब भैया कोई छोटा बच्चा गोली चला रहा हो चाहे बड़ा बच्चा गोली चला रहा हो, जब गोली लगेगा तो उतना ही दर्द होगा, उतनी जाने जाएंगी। ठीक है, तो भैया ये सारी रीजंस थी। ठीक है, इसके लिए भैया जो अधिदेश है इसको अपनाया गया था 1996 में, किसके द्वारा, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। और अब भारत को इसमें से हटा दिया गया, भारत को इसमें से निकाल दिया गया। तो बहुत खुशी की बात है, भारत ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए थे जिसके बाद भारत की सिचुएशन इसमें बेहतर हुई। जैसे भारत के द्वारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लाया गया 2015 में, जैसे भारत के द्वारा पॉक्सको एक्ट को लाया गया 2012 में। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि बच्चों के खिलाफ वायलेंस होने की अगर बात करूं तो इसमें कौन सा देश नंबर 1 पे, सबसे ज्यादा वायलेंस आपको कांगो में देखने को मिलेगा, इजराइल में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको पैलेस्टीन के अंदर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिसेंटली अलाउज आधार ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर बर्थ एंड डेथ्स। अब देखो क्या हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा ये कहा गया कि भैया हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉपर जानकारी चाहिए, हमें प्रॉपर जानकारी चाहिए कि भारत के अंदर कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, जिससे कि हम जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करें वो आप तक भली भांति पहुंचे। बात को समझो, इसमें इन्होंने ये कहा कि ये सपोज एक्स नाम का व्यक्ति का जन्म हो रहा है, वाई नाम का व्यक्ति का डेथ हो रहा है, तो जब इसका डेथ होगा, जब आप इसको जलाने जाओगे, जब दफनाने जाओगे, तो आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, ये अभी भी दिखाना पड़ता है। ठीक है, और जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है भैया, तो इसका भी भैया आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा। देखो आधार कार्ड तो बन नहीं सकता, फोटो कैसे खींचोगे, आधार कार्ड तो बन नहीं सकता, थंबप्रिंट कैसे लगाओगे, तो आधार कार्ड तो नहीं बन सकता, बट इसका पंजीकरण कराया जा सकता है, जिससे कि सरकार को एक्चुअल में पता चल सके कि हमारी जनसंख्या कितनी है या कितने एज ग्रुप के कितने लोग हैं। ठीक है, ताकि जो भारत सरकार है वो प्रॉपर तरीके से आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो हाल में हमारी जो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जिसके कर्ता धर्ता कौन हो जाएंगे, तो कर्ता धर्ता हो जाएंगे कौन, तो अमित शाह जी, उनके द्वारा हाल ही में मंजूरी दी गई है। पर अगर मैं पूछूं UIDAI है ना, UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा आधार को लॉन्च किया जाता है, इसके द्वारा आधार को रेगुलेट किया जाता है, वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो याद रखना मिटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत।
और मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो मिट्टी के मिनिस्टर हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव, जो कि याद रखिएगा रेलवे मिनिस्ट्री भी संभालते हैं। कौन से मिनिस्ट्री? रेलवे मिनिस्ट्री भी संभालते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली अप्रूव विद ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर T3 सर्टिफिकेट? हाल ही में इनमें से किसको ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर T3 सर्टिफिकेट दिया गया है? T3 सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है पता है? सबसे ज्यादा भरोसा। अब जैसे ये सारी कंपनीज है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती होंगी। इंपोर्ट भाई किसी दूसरे देश से चीज सामान को मंगाती हो और दूसरे देशों में सामान को भेजती होगी, ठीक है। अब जैसे मैंने एक कंपनी खोला, जब मैं एक कंपनी खोलूंगा, मैं काम करना शुरू करूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा, तो जैसे जैसे मैं काम करता रहूंगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहेगा, जैसे जैसे लोगों को मुझ पे भरोसा होता रहेगा, वैसे मुझे सर्टिफिकेट मिलता रहेगा। जैसे ज्यादा कुछ भरोसा हो गया तो T1 मिल गया, कुछ ज्यादा हो गया तो T2 मिल गया, और जब पूरा भरोसा हो गया तो T3 मिल गया। तो याद रखना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करती है कंपनीज, उनको क्या मिलता है? तो उनको मिलता है ये सर्टिफिकेट। तो हाल ही में गेल को भी है क्या मिला है? तो एक सर्टिफिकेट मिला है, और ये इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा मदद करेगी। अगला देखो, अन्न भाग्य स्कीम। हाल ही में अन्न भाग्य स्कीम कहाँ पे लॉन्च किया गया? जल्दी बताओ, हाल ही में किस स्टेट के द्वारा अन्न भाग्य स्कीम को लॉन्च किया गया है? बताइए, पानी पी रहा हूं मैं तब तक। हाल ही में किस स्टेट के द्वारा अन्न भाग्य स्कीम को लॉन्च किया गया? जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा, कर्नाटका के अंदर अन्न भाग्य स्कीम को लॉन्च किया गया। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ज्यादा राइस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इनके एक्चुअली क्या हुआ, जो सरकार अभी चल रही है आपको, ठीक है, तो इनके द्वारा इलेक्शन से पहले ये वादा किया गया था कि हम अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं या जिनके पास बीपीएल कार्ड है, उनको हम एक्स्ट्रा राइस प्रोवाइड करेंगे। तो इसी स्कीम को क्या बोलेंगे? अन्न भाग्य स्कीम कहेंगे। अगला प्रश्न, which first of its kind exhibition banking on World Heritage recently inaugurated in which of the following state या यूनियन टेरिटरी? हाल ही में किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर अंदर बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किया गया? तो याद रखना, न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। किस उपलक्ष्य पे? तो याद रखिएगा भैया, G20 के अंतर्गत। इसको G20 के अंतर्गत लॉन्च किया गया। किसके अंतर्गत? G20 के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखो, Which of the following state recently won senior women's national title in football? Senior women's national title in football किसने जीता है? तो याद रखना, तमिलनाडु ने जीता है भैया। किसको हराया है? तो हरियाणा को हराया। तो हरियाणा हार गई, तमिलनाडु जीत गई है, ठीक है। ये कौन हो जाएंगे भैया? ये हुसैन जैदी जी हो जाएंगे। और इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, किसके ऊपर? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के ऊपर, ठीक है। कैसे रॉ ऑपरेशंस करती है, कैसे रॉ ने हमारे देश को अलग अलग सिचुएशन से बचाया है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है अजय बंगा से रिलेटेड। अजय बंगा जी कौन हो जाएंगे? तो ये वर्ल्ड बैंक के क्या हो जाएंगे? प्रेसिडेंट हो जाएंगे। हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, किसकी जगह पे? डेविड मालपास की जगह पे। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसकी स्थापना 1944 में एक कॉन्फ्रेंस के तहत होती है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। याद रखिएगा, ये वही कॉन्फ्रेंस है जिसके तहत वर्ल्ड बैंक और साथ ही साथ IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी स्थापना हुई थी। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में अजय बंगा, यहाँ पे MD और CFO के रूप में अनुशूला कंत, और यहाँ पे चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर यानी कि आर्थिक सलाहकार के रूप में आपको इंदरमित गिल देखने को मिलेंगे। हाल ही में क्या हुआ है? हाल ही में इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, ये अवार्ड जो है न्यूयॉर्क के अंदर दिया जाता है, और ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो यूएसए के नहीं है बट यूएसए के बेटरमेंट के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ये इस साल ये पहले भारतीय है जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये कौन हो जाएंगे? अजय बंगा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये कुछ रिविजन क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए लेके आया था रिवाइज के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल हमारे रेगुलर के लाइव सेशन में। आज का जो सेशन था ये रिकॉर्डेड था। जो बच्चे ने जुड़े हुए हैं मैं उनको बता देता हूँ कि आज का जो सेशन था ये रिकॉर्डेड था। साथ ही साथ हम आज रिवाइज कर रहे थे कुछ प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स को, जिससे आपका भी रिविजन हो गया। साथ ही साथ आपका जो जो कंटिन्यूटी बना था क्लास लेने का वो भी नहीं टूटा, ठीक है। तो मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।